हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एंड वेरी वेरी सॉरी, कल आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया था। कल थोड़ा सा एक जगह काम में मैं फंस गई थी, तो इसलिए कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। कोशिश करूँगी कि आज रात में एक और वीडियो अपलोड कर दूँ। आज हम करने वाले हैं पोषण का। ये पोषण का मैराथन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम पोषण के करेंगे इसमें। और हमारी ये जो सीरीज़ है, ए सीरीज़ का ये 22 भाग है। मतलब इसके पहले हमने 21 भाग इसके कर चुके थे। इसकी 21वां भाग अगर नहीं देखे ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक भाग इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल पर केवल वही चीज़ आती है जो एग्ज़ाम में आना है। बहुत एडवांस लेवल का आपको पढ़ाई नहीं करना है। अभी आज ही मेरे चैनल पर किसी वीडियो पर कोई कमेंट आया था कि मैम क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो देखिए, बहुत एडवांस लेवल। आप ग्रुप 4 की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप मैनेजमेंट को ही पढ़ने लगे हुए हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत उन्होंने 4 टॉपिक दिए हैं, बस उन्हीं को ही फोकस करना है, उन्हीं के मॉडल करना है। इतना हाई फाई पटवारी जैसा या ग्रुप 4 जैसा, तो जो ग्रुप 4 में पटवारी में मैथ बहुत ज़्यादा दे दी थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होना है। यहाँ पे कार्यकर्ता भी एग्ज़ाम देंगी, और कार्यकर्ता का मतलब आप समझ रहे हैं, जो 12th पास हैं जो कार्यकर्ता, तो और उनकी पढ़ाई बहुत समय से छूट गई है। और कुछ लेडीज़ तो ऐसी हैं जो 40+ हैं, उन लोगों से मैथ्स नहीं बनता है। तो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम होगा। ओनली उन जो बिगनर्स हैं या जो 21 to 25 जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम ऐसे लोगों के लिए भी है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रही हैं। तो स्पेशली तो ये उन लोगों पर फोकस है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं आएगा, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ज़रूर बिल्कुल बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ देखिएगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आंगनवाड़ी से संबंधित हो, ऐसी योजनाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रबंधन में ये बताया है कि जैसे कि आप एक सुपरवाइज़र हैं, तो अब आपके अधीन में कार्यकर्ता रहेंगी, सहायिका रहेंगी। तो आप उनको अपनी बात कैसे पहुंचाओगे, एक संगठन में आप कैसे काम करोगे, उनका नेतृत्व किस प्रकार करोगे, है ना। तो ये टॉपिक उसमें बताए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही मैंने देखा है कहीं कहीं पे कि जैसे कि मानव अंगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मानव अंग इतना डीपली नहीं पूछा जाता है कि आपसे बिल्कुल गर्भवती महिला का पूरा पूछ ले कि डिलीवरी ही कैसे होती है। तो ये आप कोई नर्सिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, या आप MBBS नहीं कर रहे हो, आप एक छोटा सा महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी बहुत छोटा सा ग्रुप 4 लेवल का एग्ज़ाम है। तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, इतना डरना नहीं। हाँ, लेकिन ये मत करो कि एडवांस के चक्कर में बेसिक भूल जाओ। बेसिक चीज़ें सबसे पहले पढ़ते ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन अपने MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज कि स्टार्च क्या है। मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड। देखो, जो सेकेराइड होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है सेकेराइड। ये सेकेराइड जो होते हैं जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, जिसमें सेकेराइड का एक अणु मिला होता है, जैसे कि होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, जिनमें मोनोसेकेराइड के 2 अणु रहते हैं। और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जिनमें 12 से ज़्यादा जो है मोनोसेकेराइड के अणु होते हैं। इसी डाइसेकेराइड के अंतर्गत ही एक आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, यहाँ पर 3 से 11 अणु मोनोसेकेराइड के होते हैं, उसको हम ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। तो ये सेकेराइड का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने ये सारा कुछ कवर किया। एक टॉपिक वाइज में ही ए सीरीज़ में ही कार्बोहाइड्रेट लेके आऊँगी, उसमें पूरा पहले समझा दूंगी। अब स्टार्च क्या है, तो ये स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के बहुत सारी इकाइयाँ आपस में मिली हुई होती हैं, इसलिए स्टार्च को क्या बोलते हैं, स्टार्च को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकेराइड के जो अणु होते हैं वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ये भी याद रखना। ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, जैसे कि 2 ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला, ये 2 ग्लूकोज के अगर अणु बनते हैं तो माल्टोज बनता है। तो ये जो ग्लूकोज और ग्लूकोज एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको पॉलीसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं या पॉलीसाइडिक बंध बोलते हैं, है ना। जब एक सेकेराइड का अणु होता है, केवल ग्लूकोज अकेला है या फ्रक्टोज अकेला है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा। जब मोनोसेकेराइड 2 मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डाई कहलाएगा। यदि वो 2 मिलेंगे तो डाई, क्योंकि डाई का मतलब ही 2 होता है। यदि 3 से 11 तक मिलते हैं
तो वो क्या कहलाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। और 11 से कितनी भी अनगिनत इकाइयाँ जो होती हैं वो पॉलीसेकेराइड में होती हैं, जो कि स्टार्च है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं और ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज में शामिल होते हैं। मतलब इनका जो बॉन्ड होता है वो अल्फ़ा 1,4 होता है। ये जनरली नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस यही पूछा जाएगा स्टार्च क्या है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। एक और क्या पूछा जाएगा, ये किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आपसे पूछे प्रोटीन किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। आपसे पूछे जो फैटी एसिड होते हैं वो किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो वो एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। फैटी एसिड जो आप तेल जो लेते हो, इंटेक करते हो, तेल इंटेक करते हो, घी इंटेक करते हो, तो ये अपने शरीर में एक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिनको लिपिड बोलते हैं। तो ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन किसके द्वारा, पेप्टाइड द्वारा। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडिक द्वारा। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अगला है स्टार्च किससे संबंधित है। अब जैसे मैंने बताया कि स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड के अणु आपस में मिल जाते हैं तब वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो जब स्टार्च बनता है तो उसमें कौन सा मोनोसेकेराइड मिलता है, कौन से बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर स्टार्च बनाते हैं, तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ आपस में मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये फ्रक्टोज होता है, ये मीठी, सबसे मीठी शर्करा होती है और ये फलों में पाई जाती है, याद रखिएगा। सुक्रोज जो है जिसको हम टेबल शर्करा भी बोलते हैं, और गैलेक्टेज जो है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, इसको दुग्ध शर्करा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठी शर्करा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज या माल्टोज। तो मैंने अभी बताया जो फ्रक्टोज होती है इसका सूत्र भी C6H12O6 ही होता है, और जो फ्रक्टोज होती है वो सबसे मीठी शर्करा है। एक और बात इसके बारे में याद रखो कि ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा है। प्राकृतिक रूप मैंने अभी बताया कि फलों में पाई जाती है, और फल हम खुद नहीं बनाते हैं, फल हमें प्रकृति देती है, फल हमें पेड़ पौधों द्वारा मिलते हैं। तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक शर्करा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। और फ्रक्टोज किस प्रकार का अणु है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, तो ये कैसा है, मोनोसेकेराइड अणु है फ्रक्टोज। इसका अर्थ होता है शर्करा का सबसे सरल रूप। मोनोसेकेराइड के अन्य उदाहरण कौन से हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड ही होते हैं। ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, ये क्या है, ये तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड होते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ग्लूकोज के बारे में पढ़ लो। ग्लूकोज एक सामान्य शर्करा होती है जो आमतौर पर हमारे सामान्य उपयोग में आती है। इसमें बड़ी संख्या में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज ये बहुत मीठी शर्करा होती है जिसे माल्टीटोल शर्करा के रूप में भी जानते हैं, और ये ज़्यादातर शहद में पाई जाती है। माल्टोज कैसे बनता है, माल्टोज डाइसेकेराइड है। माल्टोज कैसा सेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है। और जब ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणु आपस में मिल जाते हैं, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाता है, तो वो माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। अब जैसे कि एक ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है, अब जब इसमें दो मिल जाएंगे C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज मिल गया और ये ग्लूकोज मिल गया, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। ये इसका सूत्र हो जाता है किसका, माल्टोज का, क्योंकि माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसका सूत्र हो जाता है C12H22O11। इसके अलावा अगला है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होता है। ये एक शर्करा नहीं है, मूल रूप से ये गैर शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन, ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकते हैं इनमें से कौन एक गैर शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद रखना है कि जो सेलुलोज है वो एक गैर शर्करा कार्बोहाइड्रेट, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होल एन इसका सूत्र होता है। अगला है, निम्नलिखित खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। मतलब इनमें से ऐसा कौन है जिसमें प्रत्येक में आयरन पाया जाता है। देखो, आंवले में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है। ये तीनों ही ऐसे नहीं है, टमाटर में आयरन नहीं पाया जाता है, तो ऐसे ही आंवला में नहीं पाया जाता है,
इसके अलावा ये आंवला, गुण आंवला टमाटर इसमें भी नहीं पाया जाता। तो पहला ही सही हो रहा है, आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़ ऐसे हैं जो आयरन से समृद्ध होते हैं। आयरन क्या, आंवला, पालक और गुड़ क्या है, जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो उसको क्या बोलते हैं, आंवला, पालक और गुड़। मतलब इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए हमारे आहार का अपचनीय भाग है। मतलब इनमें से ऐसा कौन है जो हमारे आहार में पचता नहीं, हमारा पाचन तंत्र जिसको पचा नहीं पाता है। कार्बोहाइड्रेट को तो बिल्कुल पचा लेता है, मुंह से ही पचना आरंभ हो जाता है। प्रोटीन भी पच जाता है, प्रोटीन का पाचन भी कहाँ से आरंभ हो जाता है, आमाशय से आरंभ हो जाता है। वसा का भी मुख से आरंभ हो जाता है। रफेज होते हैं, रफेज जिसको हम फाइबर, रेशे, रुक्षांश भी कहा जाता है, ये पादपों से प्राप्त भोजन का एक हिस्सा होता है जिसे मानव एंजाइमों द्वारा पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है। इनको हमारे जो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ, है ना, तो ये जो वाले जो एंजाइम होते हैं, इनको हमारा शरीर जो होता है वो पूरी तरह से नहीं पचा पाता। एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं पच सकते हैं। ये रफेज जो होते हैं वो पादपों के खाद्य पदार्थों का हिस्सा होते हैं। पादपों में जैसे कि साबुत अनाज हुए, नट्स हुए, बीज हुए, फलियां हुई, फल हुए और सब्जियां जिन्हें आपका शरीर नहीं पचा सकता वो रफेज कहलाते हैं। रफेज से भरपूर पोषक तत्व प्रदान करने में मदद नहीं। रफेज क्या होता है, अगर आप सोचे कि यार रफेज ले जिससे हम दुबले हो जाएं, तो रफेज जो है पूरा पोषण आपको नहीं प्रदान करेगा। तो रफेज ऐसा है जिसको आपका शरीर पूरी तरह से नहीं पचा सकता। इनमें से भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है। देखो स्टार्च तो वही कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार हो जाएगा, ग्लूकोज भी, सेलुलोज भी। इनमें से जो सबसे मेन अंग है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हाइड्रेट रखता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग होते हैं। लगभग 9 किलो कैलोरी हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और ये हमारे भोजन का सबसे प्रमुख अंग होते हैं। याद रखिएगा, भोजन का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का सबसे प्रमुख अंग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। देखो जल तो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, एकदम तरल लिक्विड। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये हमारे शरीर में एक रक्षात्मक पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनका निर्माण करता है। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ये हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। तो कौन हमारे शरीर में ईंधन का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम। ईंधन क्या होता है, जैसे कि लकड़ी होती है और लकड़ी जो होती है उसको हम प्राकृतिक ईंधन बोलते हैं। क्या काम करती है लकड़ी, लकड़ी को हम जलाते हैं, लकड़ी हमें क्या देती है, एनर्जी प्रदान करती है, लकड़ी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो लकड़ी जैसे ईंधन है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को ईंधन कहा गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पचता है तो ये हमें क्या प्रदान करता है, ये हमें को ऊर्जा देता है। अगर हम कार्ब नहीं लेंगे, अगर आप रोटी नहीं खाओ, आप फ्रूट्स लेते रहो, आप प्रोटीन लेते रहो, अगर आप कार्ब नहीं लोगे तो आपका शरीर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आप वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा आप निष्क्रिय ही रहेंगे, आप कोई कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कार्ब जो होता है वो आपको एनर्जी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको पूर्ण पोषण प्रदान करता है और आपके शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। जैसे कि गाड़ी होती है ना, आप गाड़ी का एक एग्जांपल ले लीजिए, कार है, कार में आप ईंधन डलाते हैं, मतलब आप पेट्रोल डलाएंगे, डीजल डलाएंगे। जब आप पेट्रोल डीजल डलाएंगे तभी आपकी कार चल पाएगी। ऐसे ही आपके शरीर में अगर आप कार्बोहाइड्रेट डालेंगे तो आपका शरीर काम करवाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, कौन सा मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा मुझे।
फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने नंबर से मुझे हाय लिखकर अपना नंबर भी व्हाट्सएप पर सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको स्टेटस के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहे, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे मिलते रहेंगे, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आज लास्ट दिन है हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करने का। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, हमारे ऑनलाइन डेली जो पीडीएफ दी जाती है, डेली यूट्यूब की पीडीएफ दी जाती है, डेली ग्रुप के लिए जो आज पर्टिकुलर एक बी सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें 26 भाग हो चुके हैं। एक ट्रिक द्वारा कोई कठिन टॉपिक है तो हमारे ऑनलाइन ग्रुप में ट्रिक द्वारा सॉल्व कराया जाता है। कोई परिभाषा है प्रबंधन की तो वो हम ट्रिक द्वारा कवर कराते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको मिलता है, ये 799 में मिलता है, ऑनलाइन वाला बता रही हूँ। जो आज जो है वो जन्माष्टमी का ऑफर आज लास्ट दिन है, जो कितने में मिल रहा है, 599 में। अगर आप हमारा हार्ड कॉपी जो 7 बुकलेट है वो भी लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1499, 1399 चार्ज है और 100 रुपीज़ उसमें कुरियर चार्ज है। तो 1499 में आपको ये 799 वाला ऑनलाइन पैकेज भी मिलेगा, ऊपर से 7 बुकलेट भी मिलेंगी। अगर आप 7 बुकलेट अपने घर पे नहीं मंगाना चाहते हैं, केवल हमारी ऑनलाइन पीडीएफ, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली का एक टारगेट सेट करना चाहते हैं एग्ज़ाम तक, बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे सारे वीडियो के एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही ये हमारा ऑनलाइन वाला ले लीजिए, क्योंकि कल से 200 रुपये जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ऑनलाइन वाले चार्ज में। तो आप आज ही उसको परचेज़ कर सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं कर सकते हैं। उसमें डेली आपको पीडीएफ मिलेंगी, हमारी यूट्यूब की भी पीडीएफ सारी मिलेंगी। एक ग्रुप के लिए अलग पर्टिकुलर पीडीएफ बनाई जाती है, जो टॉपिक वाइज बनाई जाती है। कोई भी कठिन टॉपिक होता है, जैसे सपोज करो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है, ये हमारे ग्रुप मेंबर को पूरा का पूरा ट्रिक द्वारा याद हो चुका है। इसकी पूरी की पूरी धाराएं, 37 धाराएं हैं, 5 अध्याय हैं, ये पूरा याद हो चुका है। उसके अलावा जो हमने जो खाद्य संरक्षण अधिनियम है वो 2013, वो भी हमने ट्रिक द्वारा सॉल्व करवा दिया है हमारे स्टूडेंट को। इसके अलावा कोई भी कठिन से कठिन परिभाषाएं होती हैं, भाई वो बाल विकास की हो, भले ही वो मैनेजमेंट में नेतृत्व की हो, सामुदायिक संगठन की हो, कोई भी हो, वो हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। हजारों एमसीक्यू आप हमारे ग्रुप से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे नोट्स में भी आपको 3000 प्लस एमसीक्यू मिलते हैं, साथ में डेली हम ग्रुप में भी अलग ही करा रहे हैं। मतलब आपको एक हर चीज़ आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी, हर टॉपिक आपका क्लियर होगा। किसी भी चीज़ में डाउट जाता है, मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनते हैं तो वो भी हम ट्रिक द्वारा कवर कराएंगे। तो ये आज लास्ट है ऑफ़र वाला 599 वाला, कल से 799 हो जाएगा। बाकी अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, अपने घर पर भी मंगवाना चाहते हैं और सॉफ्ट से भी जुड़ना चाहते हैं तो 1499 है। अगला है जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल होता है जो आप कैप्सूल खाते हो, इस प्रकार का जो आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप कैप्सूल खाते हो, तो कैप्सूल के अंदर जो होती है, ये जो बीच में ढक्कन होता है, इससे कैप्सूल ये अलग अलग हो जाता है। अब इसके अंदर जो होता है, कैप्सूल के अंदर एक पदार्थ भरा होता है जो आपकी दवाई होती है, वो दवाई को कैप्सूल में भर के ही आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि आप इनटेक ऐसे नहीं कर पाओगे पाउडर फॉर्म में, इसलिए कैप्सूल बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो कैप्सूल होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, अंडे के छिलके से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है या स्टार्च से बना होता है। तो जो कैप्सूल होता है वो स्टार्च से बना होता है। कैप्सूल जो होते हैं वो किसके, जो कुछ माड़, चावल का माड़, चावल को आप बहुत ज़्यादा घोल दो, जब आप चावल बनाते हो कभी देखा होगा कि चावल बनाते बनाते बहुत ज़्यादा घुल जाता है चावल, एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा घुल जाता है, पानी डालते रहो, बहुत घोलते रहो तो एक माड़ टाइप बन जाता है। वो जो माड़ होता है उसी को ही हम स्टार्च बोलते हैं, और उसी से ही जो होता है कैप्सूल का आवरण बना हुआ होता है। तो कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है, स्टार्च से बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड देखिए इस प्रकार की बुकलेट आपको 7 मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी। 100% सिलेक्शन का पैकेज है, हम केवल वही करवा रहे हैं यूट्यूब पर भी और हमारे ग्रुप में भी, हमारे टेलीग्राम डेली टेस्ट ग्रुप में। हमारा ऐसा नहीं है हम केवल एक दिन टेस्ट लेते हैं, डेली टेस्ट होते हैं। आज जैसे हमारा ग्रुप का टॉपिक है प्रोटीन, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्रोटीन की मात्रा, जैसे कि 0 से 6 महीने की कितना प्रोटीन चाहिए, गर्भवती महिला अगर 8 महीने की गर्भवती हो तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए है, अगर स्तनपान कराने वाली महिला है और स्तनपान कराने वाली महिला अगर उसका बच्चा 4 महीने का है तो उसे कितना चाहिए, अगर 6 महीने का है तो उसे कितना चाहिए है, प्रोटीन की जो पाचन किस तरह से होता है, प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं, किससे कितना प्रोटीन मिलता है, ये सारे के सारे हम करने वाले हैं। आज हमारा जो टेस्ट होगा, हर डेली रात को 10 बजे टेस्ट होता
होता है। कठिन टॉपिक, अधिनियम, धाराएं ट्रिक द्वारा कवर होती हैं। डेली पीडीएफ दी जाती है, सारी परिभाषाएं ट्रिक द्वारा होती है। आईसीएमआर रिपोर्ट जो है वो 2020 और 2024 दोनों याद करवाई जाएगी। 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक फ्री दिया जाता है। यूट्यूब की सारी पीडीएफ दी जाती है। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न करवाए जाएंगे। अगर आप घर नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको फ्री मिलता है, और अगर नहीं मंगाते हैं तो आप 799 में इसको ले सकते हैं। लेकिन आज केवल ये 599 जन्माष्टमी का ऑफर है। कल और आज था, तो आज का दिन बचा है। ये 799 वाला आज 599 में है। गणित के प्रश्न हो, 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक को सारा कुछ फ्री मिलता है। ये बुकलेट हैं, बुकलेट में 7 बुक्स मिलती हैं। 1399 प्लस कुरियर चार्ज है। 5 थ्योरी बुकलेट है, एक वस्तुनिष्ठ है और एक वन लाइनर बुकलेट है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। एक पोषण एवं स्वास्थ्य की रहती है, दूसरी योजना एवं संस्था की, तीसरी गणित तर्क शक्ति की। इसके अलावा शिशु की प्रारंभिक देखभाल, 3,000 प्लस एमसीक्यू की, नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक रचना की, वन लाइनर की। इसका पूरे का चार्ज 1399 है, प्लस 100 रुपीज़ कुरियर है। साथ में जो ऑनलाइन मैंने ऊपर फैसिलिटी बताई थी वो सारी है। गाँव में अगर मंगवाते हैं तो गाँव में थोड़ा सा कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट से हमको पहुँचाना रहता है। तो आप अगर हमारी ये बुक्स मंगवाना चाहते हैं या आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है। व्हाट्सअप करके आपको अपना, अगर हार्ड कॉपी भी मंगवाना है तो आपको अपना एड्रेस भी पहुंचाना है। एड्रेस जैसे ही पहुंचाएंगे, पेमेंट वैसे ही करेंगे, वैसे ही हम आपको ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ लेंगे। 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास नोट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एड्रेस नहीं देना है, बस पेमेंट करना है। पेमेंट के तुरंत बाद हम ग्रुप से जोड़ लेंगे, आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। पुरानी जितनी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? तो शहद का जो प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में शहद पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्रक्टोज। प्राकृतिक शर्करा है ना। शहद किससे मिल रही है? मधुमक्खी से मिल रही है, तो ये प्राकृतिक है। तो ये जितनी भी जो प्राकृतिक शर्करा होती हैं वो फ्रक्टोज में ही पाई जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा, जैसे कि बहुत ज़्यादा थक गए, जैसे एथलीट्स होता है, खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब बहुत ज़्यादा थक जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट जो कि बहुत फेमस गेम है, सभी लोग देखते हैं, तो एकदम क्रिकेट खिलाड़ी आप देखते कभी कभी कुछ पीता हुआ दिखता है तो वो ग्लूकोज ही पीता हुआ दिखता है, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा होता है कि जो हमारे शरीर को तत्काल तुरंत एनर्जी प्रदान कर देता है। जैसे हमारे शरीर में जो लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये उसको कम करके ये हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण कैसे होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट जो पुनः संग्रहित होता है वो कहाँ पे होता है? शुगर में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है या ग्लाइकोजन के रूप में होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करते तो एकदम हाथ पाँव बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, लगता है यार तो आज तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो वो थक क्यों जाते हो आप? क्या ऐसा कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो? तो कारण ये होता है कि जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसलिए क्या होती हैं? मांसपेशियाँ थकान का अनुभव करती हैं। अगला है, रक्त ग्लूकोज स्तर को किस में व्यक्त किया जाता है? Hg के mm में, mg पर डेसीलीटर में या मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में? तो जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त ग्लूकोज का स्तर, रक्त ग्लूकोज का स्तर, जैसे कि हाँ आपको लग रहा है कि यार हमें शुगर हो गई है, आपके पेरेंट्स हैं घर में, उनको लगता है कि उनको शुगर हो गया, आप शुगर चेक कराने जाते हो, कि जनरल आजकल ये एक आम बीमारी है और सभी के घरों में ये चेक भी होती है। सभी अपने पापा हुए, मम्मी हुए, दादाजी हुई, दादी हुई, सभी को चेक कराते हैं घर में। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर का होने लगा है बीमारी। तो जब शुगर लेवल चेक कराते हो कि रक्त में ग्लूकोज कितना है, आपका जो ब्लड स्तर है उसमें ग्लूकोज कितना घुला हुआ है, तो वो कैसे नापते हैं, किस में नापते हैं? तो वो नापते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, मतलब प्रति डेसीलीटर कितना, मतलब जो डेसीलीटर में हम क्या नापते हैं? ब्लड। तो प्रत्येक
पर डेसीलीटर में कितना मिलीग्राम ग्लूकोज है, ये नापना है। ब्लड को किस में नापा जाएगा? डेसीलीटर में। उस डेसीलीटर में, प्रति डेसीलीटर मतलब 1 डेसीलीटर में कितना मिलीग्राम जो ग्लूकोज है वो घूम रहा है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में नापा जाता है? mg पर डेसीलीटर में नापा जाता है। 70 से जो 100 होता है वो एक सामान्य बात होती है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं? 20। देखिए प्रोटीन के जो प्रकार है अगर उसकी संरचना के अनुसार देखें तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मित प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन होते हैं वो जो केवल अमीनो अम्लों से बनते हैं। सरल प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल से। जो संयुग्मित प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के साथ कोई दूसरा अणु भी मिल जाता है, उनको हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन हो गया, है ना, हीमोग्लोबिन हो गया। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? जिनको अमीनो अम्ल के ही घटकों द्वारा, अमीनो अम्लों को तोड़कर बनाया जाता है, उसको हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसको डेरिवेटिव प्रोटीन भी बोला जाता है, इसको कंजुगेटिव प्रोटीन बोला जाता है, इसको सिंपल प्रोटीन बोला जाता है। इस प्रकार से 3 प्रोटीन अम्ल होते हैं जो अमीनो अम्लों की तरह बना होते हैं। इसके अलावा अमीनो अम्ल से ही एक अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर भी 3 प्रोटीन होते हैं। कैसे? एक अपूर्ण प्रोटीन होता है, एक मध्यम प्रोटीन होता है और एक पूर्ण प्रोटीन होता है। देखो जैसे कि एक जो प्रोटीन बनता है वो 20 अमीनो अम्ल से बनता है। अगर प्रोटीन में 20 के 20 अमीनो अम्ल हों तो वो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? वो पूर्ण प्रोटीन कहलाएगा, क्योंकि उसमें 20 अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। अगर 20 में से बहुत ही कम 1 या 2 ही उपस्थित हो तो वो कौन सा कहलाएगा? अपूर्ण प्रोटीन कहलाएगा। लेकिन अगर 20 में से 10 से 15 मौजूद हों तो वो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? वो मध्यम प्रोटीन कहलाएगा। ये प्रोटीन की संरचना है अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर, या बोल सकते हैं रासायनिक संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक 18 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए है? 18 साल की एक लड़की को रोज़ाना कितना प्रोटीन चाहिए है? सारे लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। 18 साल की लड़की को कितना प्रोटीन चाहिए है? अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट भी सब लोग ज़रूर कीजिएगा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक? देखो प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर का जो आधार है, हमारे शरीर को जो बेस प्रदान करता है, हमारे शरीर की जो आधारिक संरचना बनाता है, वो कौन बनाता है? वो प्रोटीन ही बनाता है। तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? शरीर का निर्माण करने वाला। ऊर्जा उत्पादक की बात अगर की जाए तो ऊर्जा उत्पादक का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन शब्द को किसने दिया था? ये भी याद रखना, प्रोटीन शब्द दिया था वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द कब दिया था? 1838 में प्रोटीन शब्द दिया था। और प्रोटीन का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? तो प्रोटीन का सबसे पहले वर्णन किया था मुल्डर ने। मुल्डर ने सबसे पहले प्रोटीन का वर्णन किया था और शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। अगला है एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं या लिपिड होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एक फैक्ट याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जितने भी सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सारे एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बात याद रखिएगा। लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, जो कि अपवाद है, वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि दालों में पाया जाता है। वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो उसमें प्रोटीन नहीं होता है ना, बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं सारे में प्रोटीन होता है। अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है? अल्फ़ा केराटिन कहाँ उपस्थित होता है? तो अल्फ़ा केराटिन जो प्रोटीन होता है
वो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित। रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। रक्त में कौन सा होता है? ग्लोबिन। और अंडे में कौन सा होता है? अंडे में ग्लोब्यूलिन होता है। अंडे में कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन होता है। रक्त में कौन सा होता है? ग्लोबिन होता है। और त्वचा में कौन सा होता है? अल्फा कैरोटीन त्वचा में पाया जाता है। फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा पूरा ये पैकेज की ही जानकारी, ये 7 बुकलेट आपको मिलती है। सुपरवाइज़र में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपने कई जगह के कोर्स ले लिए होंगे या नहीं भी लिए होंगे या स्टार्टिंग की होगी, हमारा कोर्स एक बार ज़रूर लेके देखिएगा। अगर आप हार्ड कॉपी 1499 वाली नहीं मंगा सकते हैं तो 599 वाला ले लीजिए, जो आज का ऑफ़र है। कल से ये 799 में हो जाएगा। जो भी लेना चाहते हैं जल्दी कीजिएगा, जितना आप लेट होंगे उतना आप हमारे जो कोर्स है उससे पीछे छूटेंगे। हमारी हार्ड कॉपी के साथ ये आपको MCQ मिलते हैं। हाँ, ये जैसे कि मैं बोल रही थी आपसे, मैं ग्रुप में तैयारी कराती हूँ, तो ग्रुप में देखिए इस प्रकार से तैयारी कराई है। इस तरह से सरल तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं बना के, जैसे कि ये विटामिन B12 की मात्रा दी है ICMR 2020 के अनुसार। सामान्य पुरुष को कितना विटामिन B12 चाहिए है, तो 2.2 माइक्रोग्राम चाहिए। सामान्य महिला को कितना चाहिए? 2.2 चाहिए। गर्भवती महिला में कितना प्लस हो जाएगा? 0.25 प्लस हो जाएगा। धात्री महिला में 1 माइक्रोग्राम प्लस हो जाएगा। तो ऐसे सरल तरीके से बना के हम याद करवाते हैं क्वेश्चन को, ताकि क्या होता है, बुक से पढ़ने में एकदम से बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है, इसलिए हम बहुत सरल तरीके से टॉपिक बना के भेजते हैं। ICMR रिपोर्ट भी छोटा छोटा कर, ICMR रिपोर्ट जो 2024 आई है वो बहुत अच्छा खासा लेवल आया है, उसका एडवांस लेवल की आई है। उसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करा के तैयार करा रहे हैं। वीडियो में हर कुछ लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसको ग्रुप में ही कराते हैं। बाकी ग्रुप जितना कोई भी अगर ना हमारा सॉफ्ट लेना चाहता है ना हार्ड लेना चाहता है, उनके लिए निःशुल्क हमारी वीडियो भी उपलब्ध है, वीडियो भी देख सकते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42, 50, 60 या 80। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है अगर हम शाकाहारी में बात करें। ये एक पूर्ण प्रोटीन का भाग है, इसमें ऑलमोस्ट सभी अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। और शाकाहारियों के लिए एक प्रमुख रहता है कि ये इसको खा, लेकिन थोड़े से पाचन में इसको दिक्कत आती है पचाने में, लेकिन ये प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है सोयाबीन। सोयाबीन की कोई सब्जी खाता है या सोयाबीन खाता है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहता है, अच्छी खासी उसकी बॉडी होती है। इनमें से किस में प्रोटीन नहीं होता है? देखो, मांस में तो प्रोटीन होता ही है, दूध में होता ही है, कैसीन प्रोटीन होता है, दाल में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं आज हमारे जो ग्रुप में टेस्ट है उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला है कि दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलेमिन होता है। चावल जो होता है जिसमें ग्लूटेलिन प्रोटीन होता है, चावल में कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं पाया जाता है, अतिरिक्त मतलब जो मेन पूर्ण प्रोटीन होता है वो नहीं पाया जाता है। बाकी मांस, दूध और चावल में मांस, दूध और दाल में पाया जाता है। चावल में जो होता है वो कार्ब होता है, चावल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का भरपूर स्रोत होता है, बहुत नाम मात्र का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बाकी ये सारे मांस, दूध और दाल हुए हैं, ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, चावल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो कहाँ जमा होती है? बाहरी त्वचा में, बसीय ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में? तो मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो बसीय ऊतकों में जमा होती है, या जिनको हम फैटी टिश्यूज बोलते हैं, वहाँ पर मानव शरीर में वसा जमा होती है। अगला है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर में लवणों का क्षय, ऊष्मा का क्षय, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है या शारीरिक द्रव्यों का क्षय को रोकती है? तो जो त्वचा, जैसे हमारी जो त्वचा होती है, आप देखिए अपनी हथेली को, गद्दी को पकड़िए, गद्दी को पकड़ने पे आपको लगेगा बहुत मांसल गद्दी लग रही है। अब मांसल गद्दी लग रही है, ये केवल मांसपेशियाँ अकेले नहीं है, ये क्या है कि आपके शरीर के जो नीचे होता है ना, ये फैटी एक लेयर जमी हुई होती है। अब ये फैटी लेयर क्या करती है कि आपके शरीर से जब ऊष्मा होती है, ऊष्मा निकलती है, तो वो ऊष्मा के क्षय को रोकती है। आप अगर आपके शरीर में फैट नहीं होगा चारों तरफ, तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा क्षय हो जाएगा, मतलब ऊष्मा, आपके शरीर से जितनी भी गर्मी है वो पूरी बाहर निकल जाएगी और आप एकदम कुपोषित से व्यक्ति हो जाओगे। आपने सुना होगा जब ये प्रसव अवस्था होती है, महिला एक बच्चे को जन्म देती है, तो बोला जाता है कि बच्चे को गले से लगा के रखो, जिसको बोलते हैं हम कंगारू केयर बोलते हैं। कंगारू केयर क्या होता है कि बच्चे को बिना कपड़ों के माँ से एकदम लिपटा के रखा जाता है। इससे ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि माँ की जो एनर्जी है वो बच्चे को मिले।
क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो हीट निकालता है। जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, उसको निकालने लगता है। ऊष्मा को रोकने के लिए उसको माँ से चिपका के सुलाया जाता है ताकि उसकी जो हीट जो होती है वो ना निकले। तो जो बसा होती है वो यही काम करती है। आपने देखा होगा कि ठंडों में बोला जाता है कि जितना ज़्यादा घी तेल होता है ये खाओ, जितना ज़्यादा घी तेल खा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा को निकलने से मना करती है। अगर हमारे शरीर में फैटी व्यक्ति होगा ना तो उसकी ऊष्मा जो होगी ना उसको उतनी ज़्यादा, मोटे व्यक्तियों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उनके शरीर से क्या होगा, हीट निकलेगी नहीं, क्योंकि फैट जो होगी ना, जो फैटी लेयर होगी, जो बसीय ऊतक होगा, उस फैट को निकलने से रोक देगा। तो क्या करता है, जो नीचे विद्यमान त्वचा होती है वो क्या करती है, शरीर की ऊष्मा के क्षय को रोकती है, शरीर से ऊष्मा को निकलने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने तो नहीं किया, मेंडल ने तो आनुवांशिकता का नियम दिया था। लुई पाश्चर ने भी नहीं दिया है, फंक ने दिया है। किसने दिया है विटामिन शब्द? विटामिन शब्द दिया है फंक ने। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन लगभग 13 विटामिन का समूह है, जिसमें 8 विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। एक वीडियो लेके आऊँगी पूरा विटामिन पे, जिसमें हम सारे विटामिन के प्रकार, सारे विटामिन के नाम, विटामिन की मात्राएँ ICMR 2020 और 2024 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक और बात, मेरे चैनल पर 4 से 5 कोर्सेज चल रहे हैं ओनली सुपरवाइज़र के ही। एक तो ये हमारी ए सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। एक हमारा चल रहा है 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक, जिसमें 5 वीडियो हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए सीधे, वहाँ आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें अलग अलग जो मैंने कोर्सेज बनाए हैं सुपरवाइज़र के वो मिल जाएंगे। एक बनाया है मैंने योजना का, उसमें सारी योजनाएँ आपको मिलती चलती हैं, बेसिक योजनाएँ उसमें हो चुकी हैं। एक बनाया मैंने उसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। लास्ट मैंने वही बनाया था जो अंतिम वीडियो था, जो परसों बनाया था, मॉडल प्रैक्टिस। इसके अलावा एक 2017 के प्रीवियस ईयर्स का चल रहा है, जिसमें 2017 के प्रीवियस ईयर्स करा रही हूँ। सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, सारे कोर्सेज कर लोगे आप तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बहुत हाई एडवांस मत पढ़ो, जो है लेवल है वही उसी को पढ़ते चलो, और बिना टेंशन के पढ़ो। जिस टेंशन लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो विटामिन को बोला जाता है सहायक आहार कारक। जो खाने को सहायक आहार मतलब जो आहार में ही सहायता करते हैं, मतलब जो आहार के उपापचय में सहायता करते हैं, आहार को पचाने में सहायता करते हैं, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षात्मक पदार्थ इनको बोला जाता है। प्रोटीन क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पे जमा होता है? यकृत, त्वचा, फुफ्फुस या वृक्क में या किडनी में? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो यकृत में जमा होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं और बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं। बीटा कैरोटीन जो होता है वो पौधों से मिलता है, जो रेटिनॉल होता है वो जानवरों से मिलता है। ये विटामिन ए के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन दिया है ICMR 2024 की रिपोर्ट में। आपके सामने लेके आऊँगी एक दिन वीडियो में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। विटामिन ए कहाँ संचरित होता है? यकृत में संचरित होता है। शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काक्षी कोप क्या होता है? शुष्काक्षी से ये होता है कि आँखें जो होती है ना, आँखों से पानी जो होता है ना एकदम सूख जाता है, हाँ, तो आँखें एकदम सूखी सूखी ड्राई हो जाती हैं, उसको हम शुष्काक्षी कोप बोलते हैं। और इसको किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। जीरोप्थैलेमिया भी इसको बोलते हैं। शुष्काक्षी कोप मतलब शुष्क आक्षी, ये अक्षी का मतलब क्या होता है? अक्षी का मतलब होता है आँख, और आँख क्या हो रही है? यहाँ पे क्या लिखा है? शुष्क, मतलब शुष्क आँख, मतलब आँख क्या हो रही है? सूख रही है। विटामिन ए की कमी में क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो यही हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? आँखों में क्या होता है? लिक्विड की कमी हो जाती है, आँखें बिल्कुल एकदम सूखी सी हो जाती हैं। तो ये क्या किसके कारण से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है, राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन ही है, टोकोफेरॉल है। तो ये टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका? एक का नाम क्या है? रेटिनोल है, राइबोफ्लाविन बी को बोलते हैं,
पायरिडॉक्सिन B5 को बोलते हैं। और टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन ई जो होती है प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता में समस्या आती है, औरतें जो होती हैं वो बांझ हो जाती हैं। अगर विटामिन ई की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये क्या काम करता है? ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन तो कहाँ पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है। रुधिर में कौन सा पाया जाता है? रुधिर तो ब्लड होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा दिख ही रहा है? ग्लोबिन। कौन सा पाया जाएगा? ग्लोबिन। और ग्लोब्यूलिन ये एल्बुमिन का ही भाग है। तो इसमें हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाएगा? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? संयुग्मित प्रोटीन है। अगर आपसे पूछे ग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? ग्लोबिन अकेला तो सरल प्रोटीन है, लेकिन जब ये हीम से आपस में मिल जाता है तो कौन सा हो जाता है? संयुग्मित हो जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है। जितने भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जैसे DNA, RNA, उनमें क्या पाया जाता है? नाभिकीय। एल्बुमिन अंडे में पाया। ग्लूटेन जो है वो कहाँ में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेन किस में पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन जो है एक गोलाकार प्रोटीन होता है और ये यकृत द्वारा निर्मित एक सीरम प्रोटीन होता है। ये यकृत बनाता है एल्बुमिन को। एल्बुमिन को कौन बनाता है? यकृत बनाता है और ये एक सीरम प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? मतलब जिसमें केवल एक ही सेकेराइड के अणु होते हैं। देखो फ्रक्टोज तो है ही, सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा ए और एक हो जाएगा डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड हैं। बाकी ये जो है ये सुक्रोज होता है वो डाईसेकेराइड हो जाता है, जिसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज क्या है? डाईसेकेराइड। इसमें दो जब ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के अणु जब मिल जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तब सुक्रोज बनता है। और जो स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मोनोसेकेराइड होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, टेबल शुगर किसको बोलते हैं? टेबल शुगर जो आप शुगर अपने चाय में डालते हो, जो आप खाते हो, उसको बोलते हैं टेबल शुगर। ये सुक्रोज का ही एक रूप है। सुक्रोज को ही टेबल शुगर बोलते हैं। सामान्य टेबल शुगर जो होती है सुक्रोज एक डाईसेकेराइड होती है। 2 एकल सेकेराइड डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में प्रत्येक का एक अणु उसमें होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? स्टार्च तो है, सेलुलोज भी है, लैक्टोज भी। स्टेविया जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। स्टेविया शुगर पेशेंट को दी जाती है। ये एक मीठी चीज़ होती है। एक स्टीविया प्लांट होता है, उसकी पत्तियों से ये प्राप्त होती है। स्टीविया प्लांट की पत्ती होती हैं, उससे ये प्राप्त होती है। और ये शक्कर की तुलना में 100 से 300 गुना अधिक मीठी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या कृत्रिम संगठक नहीं होते। इसकी PDF अभी मैं ग्रुप में डाल दूँगी। हमारा जो टेलीग्राम टेस्ट ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और कल इसका टेस्ट भी दे दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। अगला है, माल्टोज अणु बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माल्टोज किससे बनता है? तो माल्टोज बनता है जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। तो इसका ग्लूकोज, अब अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो बनेगा सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज में अगर लैक्टोज मिला दिया जाए, तो ग्लूकोज में अगर गैलेक्टोज बना दिया जाए तो ये लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला दीजिए। ये पढ़ लीजिए एक बारी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है तो क्या बनता है? सुक्रोज। ये काय में पाया जाता है? गन्ने में। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। इसको आइसोमाल्टोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों डाईसेकेराइड। आपसे पूछे लैक्टोज क्या है तो आप आंसर क्या लगाओगे? डाईसेकेराइड है। आपसे पूछे माल्टोज क्या है? डाईसेकेराइड है। आपसे पूछे सुक्रोज क्या है? डाईसेकेराइड है। आपसे पूछे ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड। इसके बाद ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड। याद रखना, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो गैलेक्टोज होती है ये मोनोसेकेराइड होती है। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं तो लैक्टोज बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है? फाइबर प्रोटीन किसको बोलते हैं? जो हमें जो जैसे कि हमारे नाखूनों में पाया जाता है,
सींग में पाया जाता है, उसको हम फाइबर प्रोटीन मिलते हैं। तो हीमोग्लोबिन तो उसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। एल्बुमिन यकृत के सीरम में पाया जाता है। एंजाइम तो होकर जो कैरोटीन होता है उसको फाइबर प्रोटीन बोलते हैं। ये फाइबर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये नाखूनों में पाया जाता है, ये बालों में पाया जाता है, ये सींग में पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? फाइबर प्रोटीन होता है। कोशिकाओं की क्षति या तनाव से भी बचाता है। अगला है, मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में नहीं होता। फ्रक्टोज माल्टोज तो ग्लूकोज जैसे ही हैं। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कहाँ पे संचित होता है? और यकृत में संचित होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आए तो सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। ग्लाइकोजन किस रूप में संग्रहित होता है? कहाँ पे संग्रहित होता है? मतलब वश्य ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में या वृक्क में? तो जो ग्लाइकोजन होता है वो यकृत में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? यकृत। इसको और क्या बोलते हैं? इसको और लीवर भी बोला जाता है। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां हैं, मतलब 600 से अधिक मांसपेशियां हमारे शरीर में होती हैं। जो मांसपेशियां होती हैं उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं, ये भी याद रखिएगा। और कितनी मांसपेशियां रहती हैं? 600 से अधिक मांसपेशियां रहती हैं। इसके बारे में पढ़ लो। ये भी पूछा जाता है। जो कंडरा होती है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। कंडरा क्या करती है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। और जो स्नायु बंधन होते हैं वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्नावी ग्रंथि कौन सी है? बहिस्नावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? जो हार्मोन को शरीर से बाहर निकालती हैं ना, तो वो कौन सी ग्रंथि है? बहिस्नावी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में लगभग 1.2 से 1.5 किलो, मतलब लगभग 1.5 किलो तक का यकृत होता है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है बाहरी स्नावी। वही स्नावी क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्नावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत है। बहिस्नावी ग्रंथियों में जितनी भी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, पसीना को जो बाहर निकालती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं जो लार को बाहर निकालती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं दुग्ध को बाहर निकालती हैं, पाचन तंत्र की कई ग्रंथियां होती हैं, बहिस्नावी ग्रंथि होती हैं। जो बहिस्नावी ग्रंथि होती हैं 2 भागों में बटी होती है। एक तो नलिका वाला भाग होता है जिसको हम वाहिनी बोलते हैं, और एक ग्रंथि में भाग होता है जिसको ग्रंथि में होती हैं। तो वाहिनी और ग्रंथि इस प्रकार से ये 2 भागों में बटी हुई होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है? देखो, बहिस्नावी ग्रंथि हमने पढ़ी कौन है? यकृत है। अब आपसे पूछे अंतः स्नावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है। कुछ इस प्रकार की तितली की आकार की होती है, ऐसी होती है, इस प्रकार की होती है थायराइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि। बाहरी सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत। और सबसे बड़ी अंतः स्नावी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। अगला है, गर्भवती महिला को, आज हमारे ये जो ग्रुप में प्रोटीन का टेस्ट होना उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा बच्चों को। गर्भवती महिला को दूसरी तिमाही में एक सामान्य महिला से कितने ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखो, एक जो सामान्य महिला होती है उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए है? डेली ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार उसको 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए, है ना। अब दूसरी तिमाही अगर लग जाती है, दूसरी तिमाही से मतलब यदि महिला जो होती है वो 4 महीने, 3 तिमाही में, 3 ट्राइमेस्टर में बांटा होता है। एक 1 से 3 महीना, एक 4 से 6 महीना, और फिर एक 7 से 9 महीना। तो दूसरी तिमाही मतलब क्या हो जाएगा? 4 से 6 महीने। 4 से 6 महीने में जब बच्चा होता है दूसरी तिमाही, तो जो कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए होता है? तो 9.5 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए होता है। कौन सी तिमाही में? दूसरी तिमाही में। और अगर तीसरी तिमाही लग जाती है तो तीसरी तिमाही में चाहिए होता है 22 ग्राम प्रोटीन, याद रखना, अतिरिक्त। 46 में 22 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 ग्राम हो जाएगा। तो तीसरी तिमाही में लगभग 68 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और लगभग 55.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है दूसरी तिमाही में। तो ये याद रखिएगा। 9.5 ग्राम चाहिए होती है कौन सी? दूसरी तिमाही में। और 22 ग्राम चाहिए होती है अतिरिक्त। ये अतिरिक्त है प्लस 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 कितने से? 46 ग्राम से। एक सामान्य महिला को कितना कर चाहिए प्रोटीन? 46 ग्राम चाहिए। और एक सामान्य पुरुष को कितना चाहिए डेली प्रोटीन? एक सामान्य पुरुष को 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये एक एवरेज वेट के अनुसार। एवरेज वेट, महिला का एक औसत वेट जो होता है वो 55 किलो होना चाहिए, और एक आदमी का जो औसत वेट है वो 65 किलो होना चाहिए। ये उसकी अकॉर्डिंग है। प्रति किलो बॉडी वेट की बात की जाए तो 0.8 से 1.2
इतना ग्राम प्रोटीन जो है वो पर किलो चाहिए। मतलब प्रति किलो कोई भी आदमी होगा 1 किलो, हर 1 किलो पे उसको 0.8 से 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है, ये एक वेट के अनुसार। लेकिन जो उन्होंने ICMR रिपोर्ट में दिया है कि 40 ग्राम महिला को, 54 ग्राम आदमी को, ये उन्होंने एक एवरेज वेट के अकॉर्डिंग दिया है कि एक औरत का जो वेट होना चाहिए वो 45 से 55 होना चाहिए, और एक आदमी का जो वेट होना चाहिए वो लगभग 65 किलो होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रोटीन डाइट बना दी है। लेकिन अगर वेट ज़्यादा है तो पर किलो के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, मतलब 0.8 से 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने पोषक तत्व आवश्यक है मानव शरीर को? तो मानव शरीर को 2, 3, 6, 5, मानव शरीर को कुल 6 पोषक तत्व आवश्यक हैं। और इन 6 पोषक तत्वों में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर, मैंने बताया कि जैसे कि गाड़ी ईंधन बिना नहीं चल सकती, ऐसे हमारे शरीर की गाड़ी भी कार्बोहाइड्रेट बिना नहीं चल सकती। दूसरा क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा, जिसमें वसा और तेल आ जाएंगे। तीसरा हो जाएगा प्रोटीन। चौथा हो जाएगा पानी। पांचवा हो जाएगा विटामिन, और छठा हो जाएगा खनिज। ये 6 पोषक तत्व हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 ml दूध में कितना कैल्शियम होता है? एक 100 ml दूध आप अगर पी रहे हैं तो उसमें कितना कैल्शियम होगा? तो एक 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होगा, और लगभग 3.4 ग्राम प्रोटीन होगा। 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है, और 125 मिलीग्राम जो होता है वो कैल्शियम होता है 100 ml दूध में। याद रखिएगा, 100 ml का आप दूध पी रहे हैं तो उससे आपको कितना मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है? तो उससे आपको 100 ml दूध से आपको कितना कैल्शियम मिल रहा है? 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है, और प्रोटीन कितना मिल रहा है? 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो मॉडल पेपर करवाए थे, उसमें मैंने एक 100 ml दूध में कितना खनिज लवण, कितना फास्फोरस, कितना कैल्शियम, ये सारा चीज़ करवा दी थी। और जैसे प्रोटीन है तो अलग अलग जो प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन कितना मिल रहा है एक 100 ml दूध से, और कितना कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, ये सारा करवाया था। देख लीजिएगा मॉडल पेपर, जितने भी मेरे वीडियोस हैं, अगर आप वो वीडियोस भी अगर देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम, मतलब मैं बहुत हाई लेवल के और बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे कि जो एग्ज़ाम में आना ही है, ऐसे क्वेश्चन जो पिछले अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में दिए ही है। कम प्रोटीन वाला आहार किस स्थिति में दिया जाता है? खांसी में तो बिल्कुल नहीं दिया जाए, खांसी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि डाइट पे मतलब कंसंट्रेट करें। बुखार में भी ऐसा नहीं है कि उसको प्रोटीन ना दिया जाए, ना दस्त में ऐसा है। हाँ, पीलिया ऐसा बीमारी है जिसमें कम प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है। कारण इसलिए दी जाती है क्योंकि पीलिया जब होता है तो हमारे शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करेगा। लीवर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जब लीवर सही तरीके से काम ही नहीं करेगा तो वो खाने को कैसे पचाएगा? और प्रोटीन को पचाने के लिए तो अच्छा खासा लीवर होना चाहिए। प्रोटीन वही पचा पाएगा जिसका लीवर अच्छा होगा। जब हम छोटे थे तो हमारा लीवर बहुत अच्छा होता था, हम कुछ भी चीज़ पचा लेते। जैसे जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोग बिल्कुल भी हाई डाइट नहीं पचा पाते। अपन उनको बर्गर नहीं दे सकते, या अपन उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो नहीं पचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लीवर कमज़ोर होता है। तो यही कारण है कि कम प्रोटीन वाला आहार किस स्थिति में दिया जाता है? यदि पीलिया रोग हो जाता है तो कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। अगला है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अभी मैंने आपको बताया है कि पीलिया जो होता है वो जिगर मतलब लीवर को प्रभावित करता है। जिगर नाम आपने गानों में सुना होगा, लेकिन जिगर को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। पीलिया जो होता है, पीलिया को स्ट्रेस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पीलिया को पीलिया क्यों बोलते हैं? तो शरीर में क्या होता है ना कि बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ होता है। तो बिलीरुबिन जो पदार्थ होता है उसका रंग होता है पीला। अब बिलीरुबिन की जब मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो आंखें भी पीली हो जाती हैं और शरीर एकदम से पीला सा हरा सा पड़ जाता है। इससे खुजली भी होती है। पीला जो होता है, स्टूल जो मल होता है वो पीले कलर का आता है। गहरे रंग का मूत्र होता है। इस प्रकार से पीलिया अलग अलग होता है। पीलिया के भी 2-3 प्रकार में बांटा गया। एक पूर्ण यकृत होता है। पूर्व यकृत में क्या होता है कि इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं। एक हेपेटोकेलुलर होता है, इसमें यकृत कोशिकाओं की क्षति हो जाती है। एक पोस्ट हेपेटिक होता है, इसमें क्या हो जाता है, बिलीरुबिन जो उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। अब उत्सर्जन ही नहीं होगा तो बिलीरुबिन ऑटोमेटिकली शरीर में बढ़ेगा, जिससे शरीर का रंग क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और पीला हो जाएगा।
अगला है कौन सा ऐसा तत्व है, खनिज है, जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या आयरन? तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता भी होती है मनुष्य के शरीर में। अगर गर्भवती महिला है तो उसको 1200, और अगर वह सामान्य महिला है तो उसको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। धात्री महिला को 1200 मिलीग्राम होती है और साधारण महिला को 1000 मिलीग्राम होती है। जो कैल्शियम होता है वो हमारे जो शरीर होता है, शरीर हड्डियों से बना होता है। हमारे शरीर का जो कैल्शियम जो पार्ट होता है वो लगभग 1.5 से 2%, हमारा जो 1.5 से 2% भाग है वो कैल्शियम से ही बना होता है। लगभग हमारे मनुष्य के शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है, और 1200 ग्राम में से 99% जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, सारे कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझा दिया है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।